फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। प्यारे साथियों, ये क्लास केवल प्रॉपर यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों के लिए है। और आपको पता है कि आज से हमारा कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है यूजीसी नेट साहित्य दर्पण। तो ऐप पे जा करके आप चीज़ों को देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स मैंने वहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, तो आप जाएं तो आप देख लेना। यहाँ पे ये मेरे कोर्सेस आपको दिख रहे हैं। ये कोर्स मेरा अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये 2600 रुपये का है। इसमें 400 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है 3000 में। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मिलेगी मेरी लाइव क्लास, साथ में वो पीडीएफ जो आपको नोट्स बना के पढ़ना है इस वाले कोर्स में, और साथ ही साथ एक अलग से ऐसा क्लास लाइव जो कि पूरा टेक्स्ट पर आधारित है। मतलब जो महत्वपूर्ण मेरे को लगते हैं वो यहाँ करना है, बाकी जो आपको लिखने के लिए है, नोट्स बनाना है, वो एक अलग टाइप से मैंने दे दिया है। ठीक है, और बाकी एक कोर्स मेरा ये भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, और बाकी के कोर्स ये सब न्यू आएंगे वैसे भी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट है मेरा, और ये एक भाषा विज्ञान से संबंधित संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास का है। इसमें 300 रुपये में। तो और बाकी आप किसी पे ध्यान ना दें, आपको इस पे ध्यान देना है। जो नया बैच है इस पे ध्यान देना है, और कंटिन्यू मैं एक न एक कोई न कोई अलग अलग टॉपिक पे कोर्स लॉन्च करूँगी। यानी कि आपको यदि पीडीएफ की आवश्यकता है, केवल कंप्लीट इकाई 6 का या इकाई 8 का, इकाई जो भी इकाई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे आनंद आपको इस वाले कोर्स में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये फुल डिस्काउंट के साथ आज ही ज्वाइन करके 2600 रुपये में, ये सबसे अच्छा है आपके लिए। तो इसको ज़रूर देखें आप। अब चलते हैं एक डेमो क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी। आज हम पढ़ रहे हैं एक और द्रोणाचार्य को। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेषकृत है। और आप देखेंगे कि ये जो शंकर शेष की रचना है, ठीक है, यहाँ से पेपर में बंधु अवश्य आ ही जाता है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इसका जो प्रकाशन वर्ष है एक और द्रोणाचार्य का। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य का जो प्रकाशन वर्ष है ये हम देख रहे हैं कि 1977 है। और इसका जो अंक है वो प्रथम अंक पूर्वार्ध है। ठीक है, पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, और दूसरा अंक कौन सा है इसका, हम देख रहे हैं कि दूसरा अंक इसका हमारा उत्तरार्ध है, जिसमें से 7 दृश्य हैं। ठीक है, एक बार मैं पेंसिल ले लूँ और फिर इसके बाद में अपनी बात को रखूँ, है ना। 2 अंक हैं, प्रथम अंक में पूर्वार्ध है, 4 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 7 दृश्य हैं। 2 भागों में विभाजित नाटक अर्थात 2 अंक हैं, और इस अंक में ये जो नाटक है 2 अंकों में ऑलरेडी विभाजित है। इसमें 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि एक हमारा एक लेसन है इकाई 7 हिंदी कहानी, जिसमें राजा निर्वंशिया कहानी में भी 2 कथाएं समानांतर चलती हैं, वैसे यहाँ भी नाटक में 2 कथाएं एक साथ चलती हैं। एक है पौराणिक कथा, और दूसरी है हमारी वर्तमान द्रोणाचार्य की कथा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि वर्तमान प्रोफेसर गुरु अरविंद की कथा है इसमें, और पौराणिक कथा में कौन है, द्रोणाचार्य व एकलव्य की कथा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं कि एक और द्रोणाचार्य नाटक में शंकर शेष ने शिक्षा की हालत की तुलना उस द्रोणाचार्य से की है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय की परंपरा पर चलना पड़ता है। अब हम कुछ विशेष पात्रों को देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिख करके ही नोट डाउन करनी है फ्रेंड्स। आप ज़रूर नोट्स बनाएं। यदि अपना नोट्स आप नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाद में परेशान हो जाएंगे, और जब परीक्षा निकट होगी तब आपको दिक्कत होगी, अब फिर आप उसमें बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ें आपको अभी से क्लियर करनी है कि आपको किस तरह से कैसे पढ़ना है। अरविंद हैं जो कि प्रोफेसर हैं, लीला अरविंद की पत्नी हैं। ठीक है, पेपर में आता है कभी कि लीला के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि लीला किस नाटक की पात्र हैं। कभी कभी नीला एक साथ आता है, जो कि ये भी आता है किस नाटक की पात्र है। ठीक है, यदु कौन है, तो अरविंद का मित्र है जो कि साथी शिक्षक है। प्रिंसिपल 60 वर्षीय एक व्यक्ति हैं। चंदू है अरविंद का छात्र जो कि 20 वर्षीय है। प्रेसिडेंट हैं अरविंद की कॉलेज की, ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, विमलेंदु एक स्वर्गीय शिक्षक हैं। अनुराधा चंदू की प्रेयसी है, 20 वर्ष छात्रा है।
अब हम देखते हैं कि जो पौराणिक पात्रों में है वो द्रोणाचार्य हैं। कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हैं, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, भीष्म है, अर्जुन है, एकलव्य है, सैनिक है, युधिष्ठिर है। अब जब आगे चलते हैं इसके विषय पर, ये सारी चीज़ें आपको लिख के तैयार करनी है। अब इसके विषय की हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था है इसमें। फिर दूसरा है गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव है, पौराणिक व आधुनिक कथा का मेल है, द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण है, शिक्षा व्यवस्था पर व्याप्त अनाचार का चित्रण है, अध्यापक के अस्तित्व की समस्या का चित्रण इसमें दिखाया गया है, वर्तमान युगीन व्यवस्था से पीड़ित शिक्षक की विडंबना की बात की गई है, शिक्षण दायित्व के निर्वहन में नैतिक पतन, महाभारत के द्रोण और आज के द्रोण में समानता दिखाई गई है, विद्यार्थियों का चारित्रिक पतन इसमें होता है, ये दिखाया गया है। जब आगे चलते हैं तो नाटक के को देखते हैं, नाटक में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक बार मैं आपसे नाटक के बारे में साझा करना चाहूँगी। ठीक है, हम देखते हैं कि अरविंद जो है, अरविंद एवं लीला के घरेलू कार्य को लेकर बातचीत से नाटक का प्रारंभ होता है ना। अरविंद और लीला आपस में घरेलू पर चर्चा कर रहे हैं अपने घर के बारे में। तभी कौन आता है वहाँ पे, तभी यदि अरविंदु के यदि यदु आता है, यदु कौन आता है, अरविंदु के पास आता है। अरविंद जो है अरविंद के पास आता है और शहर तथा कॉलेज में हो रही झगड़ों को लेकर बातचीत करता है। कहता है कि अरविंद ने कॉलेज के प्रेसिडेंट के लड़के राजकुमार गुंडा को टेबल पर छुरा रखकर नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़कर प्रिंसिपल के आगे की कार्यवाही के लिए पत्र दे दिया। क्या बोलते हैं, अरविंद लीला बात करते रहते हैं जब, तो तभी यदु आता है। यदु कहता है कि ये जो शहर और कॉलेज में जो झगड़े हो रहे हैं उसकी वजह बताता है कि अरविंद ने क्या किया कि कॉलेज का जो प्रेसिडेंट है उसका लड़का राजकुमार गुंडा है, उसको टेबल पर छुरा रखकर नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और प्रिंसिपल के पास आगे की कार्यवाही के लिए एक पत्र दे दिया है। यदु कहता है कि इस पत्र को वापस अर्थात शिकायत वापस लेने के लिए समझा रहा है किसको, अरविंद को। लेकिन कहता है ना, यदु ही कहता है कि तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। अरविंद क्या बोलता है, यह प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु कहता है कि केस को रफा दफा कराओ। अब यदु समझा रहा है किसको, अरविंद को, कि केस को रफा दफा कराओ, जो तुमने राजकुमार गुंडा के खिलाफ ये आगे की कार्यवाही, नकल प्रकरण की जो आगे की कार्यवाही आपने प्रिंसिपल के पास भेजी है, उसको केस को रफा दफा कराओ। तुम्हारी माँ कैंसर से पीड़ित है, अस्पताल में पड़ी है, तुम्हारी विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारी मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, ठीक है, भेजना है, योजना भेजना है, इनकी तरफ देखो, छोड़ो ये सिद्धांत और एथिक्स की मूर्खता। आगे कहते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी घर आ जाता है किसके, अरविंद की। कहता है कि और अरविंद को समझाने के लिए लीला से कहता है। ठीक है, अभी देखो यदु आया था, अब कॉलेज का प्रिंसिपल भी आ गया कि अब लीला से कहता है कि केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे। ये देखो, कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब देख रहे हैं आज ही वर्तमान में तो यही हो रहा है, जब भी कोई सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो लोग उसको यही बोलते हैं कि उसको बोलो कि नौकरी करना सीखे। लीला अरविंद को रिपोर्ट वापस लेने के लिए समझाती है कि राजकुमार गुंडा है, वह अच्छा लड़का नहीं है। फिर क्या है, चंदू का आगमन होता है, तभी चंदू भी आ जाता है। चंदू को भी किसी प्रोफेसर ने नकल के आरोप में पकड़ लिया। अभी तक किसका प्रकरण चल रहा था, अभी तो राजकुमार गुंडा का प्रकरण चल रहा था। ठीक है, वो उसको कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का है। अब आ गया एक और प्रकरण चंदू का भी। तो अरविंद जो है वो चंदू से नाराज होकर जाने के लिए बोलता है। ठीक है, अब अरविंद क्योंकि सत्य के खिलाफ चलता है तो वो देख रहा है कि अभी उसने ऑलरेडी राजकुमार को छुरा की नोक पर नकल करते हुए पकड़ लिया था। अब देख रहा है कि अरविंद, चंदू क्या बोलता है, जब अरविंद ने उसको नाराज होकर बोला कि चंदू तुम यहाँ से चले जाओ, तो चंदू बोलता है कि अरविंद सर, सत्य वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, सत्य का साथ दो। सत्य यह है कि राजकुमार छुरा रखकर नकल कर रहा था, प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वे राजकुमार को अनदेखा कर रहे थे और कमरे में घूम रहे थे। राजकुमार के पास एक कागज़ का टुकड़ा उड़कर मेरे पास आया, मैंने कागज़ का टुकड़ा उठा लिया। मैं सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेज़ी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बहुत चीखा चिल्लाया पर वे नहीं माने और मुझे धकेलते हुए प्रिंसिपल के कमरे में ले गए और उस कमरे में कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी। चंदू
बताता है, फिर से अरविंद से कह रहा है कि आपको पता है मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोधी है। मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट दोनों का क्या है, राजनीतिक जो है वो विरोध चल रहा है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध का बलि बन गया हूँ सर। किसके? चंदू बता रहा है अरविंद से। चंदू फिर कहता है कि राजकुमार की रिपोर्ट तो यूनिवर्सिटी नहीं भेजी, उसको भी भिजवाओ। वो प्रेसिडेंट का लड़का है, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। ठीक है, चंदू ऐसा कह रहा है। ठीक है, चंदू वही कह रहा है कि यार राजकुमार भी तो नकल करते करते पकड़ा गया, तो उसकी रिपोर्ट तो यूनिवर्सिटी नहीं भेजी गई, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चंदू कहता है जरा साफ साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चंदू कह रहा है कि मैंने साफ साफ जो कह दिया ना कि वो जो है प्रेसिडेंट का लड़का, वह प्रोफेसरों को अपना बाप समझता है, अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद समझता है। कहता है जरा साफ साफ कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रेसिडेंट बोल अरविंद के घर आता है। देखो अब प्रेसिडेंट भी आ गया। अभी कितने प्रिंसिपल आए थे, यदु आया था, चंदू भी बाद में आया। ठीक है, अपनी शिकायत लेकर के अब प्रेसिडेंट भी आ गए अरविंद के घर और वह रिपोर्ट लेने की भूमिका बनाता है। प्रेसिडेंट कहता है कल तक अपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसका परिणाम भयंकर होंगे, मैं कॉलेज बंद करवा दूंगा। ये देखिए, ये दादागिरी आज भी तो होती है, आज भी चल रही है। यदु और लीला दोनों क्या कहते हैं, अरविंद को कहते हैं कि रिपोर्ट वापस नहीं ली तो प्रिंसिपल बनने का ऑफर भी हाथ से चला जाएगा। देखो इधर यदु भी समझा रहा, लीला भी करिए, रिपोर्ट वापस नहीं लोगे तो प्रिंसिपल बनने का जो सपना है तुम्हारा वो बंद हो जाएगा। यदु क्या बोलता है कि राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या से बच नहीं सकते तुम। ठीक है, यदु समझा रहा अरविंद को। विमलेंदु की आत्महत्या से अरविंदु एक लाभ करता है। ठीक है, जो विमलेंदु की जिस तरह आत्महत्या हुई थी वैसे उसी से अरविंदु का एक लाभ हो जाता है। विमलेंदु अपनी दुर्दशा बताता है और कहता है कि तुम जाओ और प्रिंसिपल से समझौता कर लो। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी ऐसे दावे करता था। ठीक है, अब ये कौन किससे वार्तालाप हो रही है इसकी? अरविंद की विमलेंदु से, मृत शिक्षक विमलेंदु से हो रही है। उस द्रोणाचार्य को समझो, तुम्हें प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। द्रोणाचार्य की कहानी अरविंद को याद आने लगती है। अश्वत्थामा, अब देखो ये दूसरी कहानी चलने लगी यहाँ पर। ठीक है, कि अश्वत्थामा गोरस के लिए जिद करते थे, किससे? कृपि, उनकी माँ से। गोरस यानी दूध के लिए। उसे वो तो उनकी माँ क्या करती थी, उन्हें आटे का घोल पिलाती थी। गरीबी के कारण अश्वत्थामा के पिता राजा द्रुपद के यहाँ से निराश व विजित होकर घर आ जाते हैं और पुत्र को आटे का घोल पीता हुआ देखकर आत्मग्लानि महसूस करती हैं। ठीक है, ये पौराणिक कथा है। तो किसको याद आ रही है? अरविंद को याद आ रही है। कौन याद दिला रहा है? विमलेंदु, मृत शिक्षक है विमलेंदु। तो कृपि द्रुपद के यहाँ हुई बेइज्जती के बारे में सुनती है। जब कृपि समझ आती है कि द्रुपद के यहाँ उसकी बेइज्जती हुई थी तो वो क्या बोलती है, वहीं पर किसका आगमन हो जाता है? भीष्म का आगमन होता है। तो कृपि समझाती है द्रुपद को कि राजपुत्रों के लिए आचार्य पद ग्रहण करने के लिए आग्रह करती है। ठीक है, कौन किया है? भीष्म का आग्रह कहते हैं। द्रोण विचार का समय मांगते हैं और कृपि समझाती है कि अनाज व कपड़ों की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी यदि आपने इस आचार्य पद को ग्रहण कर लिया। भीष्म के यहाँ। ठीक है, कृपि कहती है कि अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक। कहते हैं तुम्हारे शिष्य होंगे कौन? इस देश के भावी शासक, यानी भीष्म, अर्जुन, पांडव, जितने पांडव हैं उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। अर्जुन व द्रोण जंगल में जाते हैं। ये पौराणिक कथा है। कुत्ते के मुंह में बाण देखते हैं और देखकर एकलव्य के पास आते हैं। तो वो काफ़ी वार्तालाप होती है कि ये उन्होंने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है। तो कहाँ से सीखी है तो वो बताते हैं कि आप मेरे गुरु हो। किसको? द्रोणाचार्य को पूरी वृत्तांत बताते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं। अब शिष्य के मुंह में फंस करके, शिष्य के मुंह में गुरु द्रोण अंधी होकर के एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लेते हैं। तभी अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं कि गुरु द्रोण का विरोध करते हुए बोलते हैं कि जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। यहीं पे पहला अंक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे दोनों कथाएं चल रही समानांतर, एक पौराणिक कथा और एक आधुनिक कथा। जब दूसरा अंक आता है तो दूसरे अंक में क्या होता है
कि अरविंद सबसे समझौता कर चुके हैं। ठीक है, देखो अब अरविंद कौन है? वही द्रोणाचार्य हैं जो द्रोणाचार्य पौराणिक कथा में है, वही यहाँ अरविंद भी हैं। तो सबसे समझौता कर चुके हैं। कॉलेज के हाँ प्रिंसिपल भी बन चुके हैं। और देखो अरविंद यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल बन चुके हैं। अरविंद लीला से कहते हैं कि हर आदमी मुझे बेईमान और मौका परस्त समझता है, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे जो केस हुआ था, कौन सा? प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार चंदू की प्रेमिका अनुराधा के साथ जबरदस्ती करता है। ठीक है, देखो अब एक केस हो गया यहाँ पे, किसका? फिर से एक केस हो गया। अभी एक केस वहाँ सॉल्व किए थे, अरविंद ने समझौता कर लिया था। ठीक है, कि उन्होंने ये राजकुमार गुंडा जो है वो छुरी मतलब चाकू की नोक पर नोक रख करके और नकल कर रहा था। एक फिर से यहाँ फंस गया। इन्होंने क्या किया कि चंदू की प्रेयसी है अनुराधा, उसको ज़बरदस्ती इन्होंने किया। तो बचाता कौन है? अरविंद ने ही बचाया। अरविंद ने देख लिया, अरविंद ने बचाया। अरविंद ही इकलौते चश्मदीद गवाह भी अरविंद ही है। अनुराधा से राजकुमार के खिलाफ एक आवेदन भी ले लिया गया। ठीक है, मतलब अनुराधा ने एक आवेदन दिया राजकुमार के खिलाफ। चंदू अनुराधा का प्रेमी है, यह बात अरविंद को मालूम नहीं होती है। प्रेसिडेंट क्या कहता है कि अनुराधा को समझाकर बात खत्म कर देते हैं। एप्लीकेशन क्यों ली? किससे बात हो रही है? अब ये अरविंद से बात हो रही है कि अनुराधा को समझाकर बात खत्म कर दो। एप्लीकेशन क्यों लिए? राजकुमार के खिलाफ मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए, मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। देखिए ये क्या है? ये है हमारी अभी आधुनिक राजनीति। ठीक है, और शिक्षा में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं। प्रेसिडेंट फिर धमकी देता है, वह कॉलेज का पैसा भी प्रयोग में लाता है, लेकिन पहले के किसी भी प्रिंसिपल ने इसका विरोध नहीं किया। अनुराधा बोलती है, अनुराधा की अरविंद से बात होती है, बोलती है सर आप मुकर तो नहीं जाएंगे ना, मैं केस कर रही हूँ। अरविंद साथ देने का वादा करते हैं। प्रेसिडेंट का फिर फोन आता है, किसके सामने? अनुराधा के सामने ही फोन आ जाता है। अरविंद झुके हुए सर में बात करता है। यह बात अनुराधा को नागवार गुजरती है। ठीक है, प्रेसिडेंट का अनुराधा के सामने ही अरविंद के पास फोन आता है। अनुराधा समझ जाती है कि ये मेरा साथ नहीं दे पाएंगी। ठीक है, वह ट्रक के नीचे आकर आत्महत्या कर लेती है। जब अरविंद को पता चलता है तो वह इसका दोषी स्वयं को मानते हैं। मतलब इसलिए मानते क्योंकि यदि उन्होंने सच बता दिया होता तो शायद अनुराधा की आत्महत्या नहीं होती। विमलेंदु की आत्मा से फिर अरविंद का एक आलाप होता है। मतलब विमलेंदु की आत्मा अरविंद को फिर सपोर्ट करती है। स्त्री का अपमान कोई बात नहीं, वह तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरव की दास्तां छोड़कर चला गया? अब फिर से यहाँ पे वही चीज़ें फिर से जो पौराणिक कथा है फिर से यहाँ पे सामने आती है। ठीक है, कि द्रौपदी का अपमान हो रहा है, द्रोणाचार्य वहीं खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं। द्रोण क्या बोलते हैं? कृपाचार्य भीष्म द्रोण क्या कृपाचार्य भीष्म पितामह भी चुप थे। कृपी क्या बोलती है? वे तो शिक्षक नहीं थे, आचार्य नहीं हैं, तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी, आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अरविंद की ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अरविंद के ऊपर आरोप, प्रेसिडेंट को धक्का मारा। अब अरविंद के ऊपर क्या आरोप है कि प्रेसिडेंट को अरविंद ने धक्का मारा है। प्रेसिडेंट के यहाँ पे मौत हो चुकी है। अरविंद कहता है कि मैं तो नीचे तराई में लगा मेला देखने के लिए बुलाया था, मैंने धक्का नहीं मारा। तो इसी घटना स्थल पर कौन था? वहाँ पे चंदू भी साथ था। चंदू बोलता है कि चंदू भी आत्महत्या करने के लिए यही पहुंचता है और प्रेसिडेंट की मृत्यु का वह इकलौता गवाह बन जाता है। चंदू क्या है? अनुराधा मर चुकी है। ठीक है, तो चंदू भी आत्महत्या के लिए कहाँ पहुंचता है? वहीं नीचे तराई गांव के मेले के पास वो पहुंच जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि वो प्रेसिडेंट को नीचे गिरते हुए उसने देख लिया है। अब देखिए आगे वो क्या बोलता है। वो क्या कहता है? कोर्ट में चंदू ने क्या बोला? कोर्ट में चंदू गया और क्या बोला कि वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। कौन बता रहा कि अरविंद को प्रेसिडेंट के साथ मैंने देखा था, अरविंद को वो मेले की ओर इशारा कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता हुआ दिखा और क्लिप के नीचे गिरता हुआ दिखा। वकील क्या पूछते हैं, क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू बोलता हाँ हो सकता है। देखो चंदू बदला लेगा ना अब, क्योंकि उन्होंने अरविंद ही तो थे जो अनुराधा को बचाने के लिए झूठ बोले थे, मतलब सही गवाह नहीं दिए थे। वो कहता हो सकता है। वकील अरविंद को गुनहगार साबित करते हैं और उसको अरविंद को जेल हो जाती है। विमलेंदु की आत्मा से
अरविंद की का फिर एक आलाप होता है। अरविंद पूछता है, चंदू सच क्यों नहीं बोला? विमलेंदु ने कहा, विमलेंदु लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला। विमलेंदु क्या कह रहा है? विमलेंदु पूछता है किससे? अरविंद से, कि बताओ इसने उसने चंदू ने सच क्यों नहीं बोला? विमलेंदु क्या बोलता है, लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि मतलब हो सकता है ना, लेकिन वह जानता था कि मैं खूनी हूँ, अपराधी नहीं। विमलेंदु महाभारत के 15वें दिन का दृश्य याद कराता है इसको, अरविंद को। यहाँ पे क्या याद कराता है कि युधिष्ठिर बोलता है अश्वत्थामा मारा गया, नर व कुंजर, वो याद दिला रहा है कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब पता नहीं नर है कि वो कुंजर हाथी है, अभी याद दिला रहे हैं इसको, ठीक है। पौराणिक कथा याद दिला रहे कौन? याद दिला रहा है विमलेंदु, अरविंद को दिला रहा है। तो द्रोण ने हथियार रख दिया और वह मारे गए। यही हाल तुम्हारा है, ठीक है, कह रहा है कि यही हाल भी तो तुम्हारा है। और चंदू को पता नहीं था कि वाकई में प्रेसिडेंट की हत्या किसने की है, ठीक है। तुम जैसे गुरुओं ने चंदू और युधिष्ठिर पैदा कर दिए। ये देखो, कह रहा है अरविंद को, कह रहा है विमलेंदु कि तुम जैसे गुरुओं ने ही तो चंदू और युधिष्ठिर को पैदा किया है। विमलेंदु कहता है कि अरविंद को डांटता है, बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा का बोलने वाला, युद्ध में भी उसका साथ देने वाला, तो किस बात का प्रोफेसर है? तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लास मैंने दिया था। मैंने कहा भी है कि बंधु, जब भी आप स्टडी करें, आप टेक्स्ट तो पढ़ेंगे ही, टेक्स्ट पढ़ने के बावजूद आपको एक शॉर्ट नोट्स आपका बनाना है, प्रत्येक इकाई से बनाना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने यूनिट लगे हुए हैं, इकाई 6 से लेकर इकाई 6 से इकाई 10 तक के, उन सबका शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। इधर इकाई 2 का भी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, इकाई 3 का भी होना चाहिए, इकाई 5 के भी होना चाहिए। कौन सी, जैसे प्रकाशन वर्ष हो गया, पात्र या कविता कहानी, जो कविता जो है वो कितने सर्गों में है, उसका काव्य रूप क्या है, खंड काव्य है कि गीत काव्य है, मुक्तक काव्य है, चंपू काव्य है, प्रबंध काव्य है, उसका काव्य रूप क्या है, कितने सर्गों में व्यक्त है, प्रकाशन वर्ष क्या है उसका, किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। तो आप आपने देखा एक छोटी सी क्लास मैंने बनाई है, और बिल्कुल आपका स्वागत है मेरे ऐप पे। बिल्कुल आप देरी ना करें। यदि आपको लग रहा है कि आपको टेक्स्ट भी चाहिए, मतलब नोट्स बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, नोट्स के साथ आपको PDF वगैरह, PDF तो आपको मिल ही रहा है, साथ में मॉक टेस्ट, लाइव क्लास के साथ साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा, और मॉडल पेपर भी आपको दिया जा रहा है। और साथ में मैंने कहा कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 बंधुओं आपको फ्री दिया जाएगा। जितने भी बंदे हमारे 2600 रुपये में 6 मंथ के लिए जो वैलिड हमारा कोर्स है आ रहे हैं, उन सबको पेपर 1 का PDF भी दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, ओके। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप जाके ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।